हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट प्लस में। ये वीडियो हमारा पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका मैं आज आपको पूरे तरीके से आइडिया दूंगा कि इसमें अगर काम किया जाना चाहिए तो कैसे। लेकिन उसके पहले इस चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है और हमने इस चैनल पे आपके लिए क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल की हुई हैं और आपको आगे क्या मिलेगा, वो सारी जानकारी देते हैं। प्रॉफिट प्लस जो है एक आइडिया है शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए, जितने भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जो भी इस मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए। यहाँ पे हम आपको वो संपूर्ण जानकारी बताएंगे जिसकी भी आवश्यकता होती है इस मार्केट में काम करने के लिए। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, जो अपने मेहनत की कमाई यहाँ पे लगाते हैं इस उद्देश्य से कि कुछ उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, कुछ साइड इनकम हो जाए। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ से प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, बल्कि अपना पैसा यहाँ पे लॉस ही कर देते हैं। और लॉस करने में सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ही होती है। यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, उनको एक प्रकार से ट्रैप में लिया जाता है, एक जाल बुना जाता है और उसी जाल में वो फंस करके अपना पैसा जो होता है वो दे देते हैं मार्केट में। चाहे इन्वेस्टिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो। मतलब एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट में एंट्री करता है तो वो चाहे किसी भी उद्देश्य से करे, चाहे वो ट्रेडिंग करता है कैश में या ट्रेडिंग करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, डेरिवेटिव मार्केट में, या फिर करेंसी या कमोडिटी में जाता है। जहाँ भी जाता है उसे लॉस ही देखना पड़ता है। उसका कारण ये है कि ये वेल मैकेनिज्म है जो काम करता है। इसमें किसी भी चीज में ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि आपको प्रॉफिट मिले, आपको लॉस ही करवाया जाता है। ये चीजें देखने में नहीं लगती हैं कि आप यहाँ पे लॉस कर दोगे, देखने में तो लगेगा कि नहीं, आप प्रॉफिट ही कर सकते हो। अगर जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर उनका उद्देश्य है ट्रेडिंग करना, किसी उद्देश्य को, किसी स्टॉक को ट्रेडिंग के पर्पज से अगर खरीदा है तो भी उसमें लॉस होता है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म रखेंगे तो उसमें फायदा होगा। लेकिन कितना भी लॉन्ग टर्म रख लें स्टॉक को, उसमें फिर उनको आगे चल करके लॉस ही होता है। चाहे पैनी स्टॉक ले लें, चाहे क्वालिटी स्टॉक ले लें। और एक सबसे खास बात ये भी होती है कि जब तक रखे रहेंगे तब तक उसमें लॉस में ही रहेंगे, माइनस में रहेंगे, अपने ब्रेक इवन पे रहेंगे, मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन उससे निकलने के बाद तुरंत उसमें ग्रोथ आ जाती, बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, क्यों इन जालों में हम फंस जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। इस चैनल पे जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी उन पे उनके रिसर्च करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं बल्कि सिंथेसिस करते हैं। इन दो वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि आम व्यक्ति को पता नहीं होता है और ना ही कोई बताता है। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कशन इसी बात पे करूंगा कि एनालिसिस क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है। एनालिसिस में हम कोई भी काम अगर करते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, चीजों को अलग अलग करके उनको देखते हैं और कहते हैं कि हमने इसका एनालिसिस किया है, जो कि बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। चीजें वही रहेंगी, टूल्स वही रहेंगे, सारे इंडिकेटर्स वही रहेंगे, लेकिन एनालिसिस उसको अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग एंगल्स देखता है और किसी एक चीज पे फोकस करता है। लेकिन वहीं जब हम सिंथेसिस की बात पे आते हैं तो सिंथेसिस जो होता है ये हर एक चीज को जोड़ करके और उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकालता है। हम किसी भी एक चीज को लेकर के या एक पॉइंट को लेकर के जज नहीं करते हैं, दो से अधिक चीजों को लेकर के उनको जोड़ते हैं, समझते हैं, और जब वो दोनों तीनों चीजें
जितनी भी यहाँ पे यूज करते हैं, जब वो सारी एक डायरेक्शन में जाती हैं, सही कहती हैं, तभी उनका यूज करते हैं। वैसे तो एनालिसिस कहा जाए या सिंथेसिस कहा जाए, ये दोनों चीजों में हो सकता है, टेक्निकली भी हो सकता है, फंडामेंटली भी हो सकता है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, तो उसी तरह से टेक्निकल सिंथेसिस भी होगा और फंडामेंटल सिंथेसिस भी होगा। डिफरेंस क्या है ये समझिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट देखेंगे, उस चार्ट में ट्रेंड देखेंगे, मूविंग एवरेज लगाएंगे, अलग अलग इंडिकेटर्स लगाएंगे, कैंडल स्टिक पे देखेंगे, हाइकानेसी पे देखेंगे, या बार्स देखेंगे, लाइन देखेंगे। तो ये अलग अलग चीजें हैं चार्ट की, और अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, और ट्रेंड होता है। तो इन सब चीजों को अलग अलग देखते हैं। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होंगे आपको दिखेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ आप ये चीजें देखिए या ये चीजें ज्यादा फायदेमंद होंगी। उनके हिसाब से जो सही होगा वो वही चीजें आपको बताएंगे। वो एक इंडिकेटर पे लेकर के और एक इंडिकेटर के थ्रू ही एनालिसिस कर देंगे और उसके जरिए ही वो निष्कर्ष निकाल देंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीजें गलत है, सही है, लेकिन हर समय ये चीजें सही नहीं निकलती हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंथेसिस की, तो इसमें क्या होता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रकार के इंडिकेटर्स, कई प्रकार की टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। और जब वो सारे टूल्स, सारे इंडिकेटर सब एक दिशा में इशारा करते हैं, तब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ अब ये चीज सही है और ये स्टॉक या ये मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है। और उसके बाद में फिर हमको रिजल्ट भी वही मिलता है जो हमने सिंथेसिस करके निकाला है। इसी प्रकार से अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला कोई होगा, तो वो फंडामेंटल में क्या देखेगा कि बैलेंस शीट देख लेंगे, बैलेंस शीट ठीक है, कैश फ्लो देख लेंगे, उसमें अलग अलग चीजें देखेंगे। लाइक प्रॉफिट देख लेंगे कि हाँ 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ईयर टू ईयर प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, तो कंपनी अच्छी है, ऊपर जाएगी। फिर देख लेंगे कि हाँ ठीक है, मार्जिन अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, तो हाँ कंपनी अच्छी जाएगी। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा है, अगर आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट अच्छा है तो भी कंपनी अच्छी जाएगी। सेल्स अच्छी है, सेल्स ग्रोथ कर रही है, तो मार्केट में बता देंगे कि हाँ ऊपर जाएगा स्टॉक। लेकिन ये भी कंप्लीट तरीका नहीं है। इसमें भी जब तक हम हर चीजों को जोड़ करके नहीं देखते हैं, तब तक ये भी सही रिजल्ट हमें नहीं दे पाती है। और यही कारण है कि हम जो भी चीजें आज तक एनालिसिस करते आ रहे हैं, वो गलत तरीके से करते आ रहे हैं। आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर हम टेक्निकल सिंथेसिस करते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करता है। टेक्निकल सिंथेसिस ये तरीका होता है कि इसमें जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके हर पहलू के बारे में देखना पड़ता है, हर पहलू का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद में ही किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है। मतलब एक दो चीजें देख करके हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, उसमें कंप्लीट चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, जिससे हम उसमें डिसीजन पे आते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा कि जितने भी हमारे पास में कंटेंट्स होंगे, जो भी हमारे पास इंडिकेटर्स यूज करने होंगे, या हम कोई भी टूल्स यूज करते हैं, तो उन सभी को सही तरीके से अध्ययन करेंगे। सभी टूल्स में जब सारे टूल्स लगभग एक तरफ इशारा करेंगे, एक ही डायरेक्शन देंगे और हमें एक ही निष्कर्ष पे पहुंचाएंगे, तभी हम इसको कहेंगे कि हाँ ये अब हमारा सिंथेसिस कंप्लीट होता है और यहाँ से हमारा जो स्टॉक है ये ऊपर की दिशा में बढ़ना चालू हुआ, या नीचे की तरफ चालू होगा, या साइडवेज रहेगा। सो वो हम करेंगे कैसे, पूरा कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पे ये दो चीजें तो मैंने आपको समझा दी कि किस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार से ये सिंथेसिस होगा। अब मेन चीज इसमें आती है कि कैसे समझा जाए क्या एनालिसिस होता है, क्या सिंथेसिस होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। मैंने अभी देखा यूट्यूब पे, तो कुछ इस तरह का एक कोटक महिंद्रा बैंक मल्टी बैगर स्टॉक 75,000% रिटर्न दे रहा है, तो ऐसा कुछ मिला मुझे। देखना गलत नहीं होगा, कोटक महिंद्रा बैंक वाकई मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जाल में फंसाया जाता है। स्पेशली सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, जो लोग मार्केट में आते हैं उनका फेवरेट होता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मतलब ये है कि जो छोटे स्टॉक होंगे, स्पेशली ₹1, ₹2, ₹5 या ₹10 वाले, और उनमें इस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप देखिए, आपने ₹2 का लिया, 2,000 का हो गया, ₹5 का लिया तो वो 5,000 का हो जाएगा,
या आपने 10 रुपए का लिया तो वो 10,000 तक बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसे आपको स्टॉक्स दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, उनका चार्ट दिखाया जाएगा और उसके बेस पे फिर वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप किस तरह से 10 साल 15 साल रख सकते हैं और उसके बाद में आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट होगा, कई हजार गुना प्रॉफिट होगा, कई हजार % आपको रिटर्न मिलेगा। क्या वाकई ऐसा होता है? हो सकता है, कुछ कुछ स्टॉक्स में होता भी होगा, लेकिन जो चीजें दिखा करके आपको बताई जाती हैं कि हाँ इसमें देखिए ऐसा हुआ है, सो वो चीजें 100% सही नहीं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो आपको एग्जांपल दूंगा मैं, जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जाल फेंका जाता है और उसमें एक रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे पेनी स्टॉक को लेकर के और मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। किसी भी स्टॉक को देखने से पहले, उसमें काम करने से पहले हमको अच्छी तरह से उसकी पहले जानकारी ले लेनी है। उसके बाद ही हमको किसी स्टॉक में या मल्टीबैगर स्टॉक में या पेनी स्टॉक में, कहीं भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से काम करना है। स्टार्टिंग करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका आया हुआ था। तो मनी कंट्रोल की साइट पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे आज की डेट में ये बता रहा है कि 1793 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है, -66.95 रुपये डाउन गया है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का सिनेरियो सिनॉप्सिस आज का बता रहा है, जिसमें किस प्रकार से ये अप डाउन गया है। 52 वीक का इसमें अप हाई कितना है, लो कितना है, डेली रेंज में कितना है, वॉल्यूम कितना गया है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। ये दिखा रहा है इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए की है, ठीक है। अब जिस समय मैंने ये देखा था कि 75,000% रिटर्न, तो उसी समय मैं आया मनी कंट्रोल की साइट पे, मैंने चेक किया। सो एक नज़र में देखने पे जब मंथली चार्ट इसका जब मैंने लगा करके देखा, सो एक टाइम तो मुझे भी लगा कि हाँ लगभग बात तो सही है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अभी देखते हैं यहाँ पे, सो ये दिखा रहा है कि सन 2001 में 3 जनवरी सन 2000 में इसका प्राइस 4 रुपए 9 पैसे का। 4 रुपए 9 पैसे का प्राइस तो बड़ी सोचने वाली बात है कि हम देख ही नहीं पाए कि 4 रुपए का प्राइस था 2001 में और ये भी 2200 तक का हाई लगा चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न है। चार्ट देखने से कहीं तक नहीं लगता है कि हाँ कुछ गलत होगा, चार्ट भी सही बता रहा है। बाकी हम तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आज तक करते आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, चार्ट देखेंगे। बहुत हुआ अब इसमें हम 2-4 मूविंग एवरेज लगा लेंगे, कुछ इंडिकेटर्स लगा लेंगे और सारी चीज़ें मिलकर के सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हाँ वाकई सही बात है, ये 4-5 रुपए का था और अभी 2200 का हो गया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जब बात आती है कंपनी को जानने की, परखने की, कंपनी हिस्ट्री यहीं पे मिलेगी, अवेलेबल होगी मनी कंट्रोल पे। ये जा करके देखा गया, चेक किया गया तो पता चला कि जब इसका आईपीओ आया था तो आईपीओ का प्राइस जो था वो 90 रुपीज का था। टोटल वैल्यू का 90 रुपीज का इसमें एक पर इक्विटी शेयर दिया गया था। 1 इक्विटी शेयर 10 रुपए के प्राइस पे, 10 रुपए का जो होता है ना प्राइस, फेस वैल्यू स्टार्टिंग हुई थी, अभी आ चुकी है 5 रुपए पे। 5 रुपए पे आ गई, मतलब एक बार ये स्प्लिट हुआ है कहीं ना कहीं। देखते हैं, वो सारी जानकारी भी देखते हैं। मेन चीज आती है उसने बोनस दिया है। बोनस मतलब जैसे पर शेयर बोनस की, 1 शेयर पे 1 का बोनस, 2 शेयर पे 3 का बोनस, फिर 1 शेयर पे 1 का बोनस, 1 शेयर पे 1 का बोनस, ये टाइम टू टाइम देता आ रहा है। और जो फेस वैल्यू चेंज हुई है उसका रीजन है कि ये स्प्लिट हुआ है 2010 में एक बार, जिसमें फेस वैल्यू 10 से 5 कर दी गई है, तो इसमें भी स्प्लिट हुआ है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये बनता है कि यहाँ पे जो मल्टीबैगर रिटर्न मिला है उसमें मेन भूमिका जो है ये स्टॉक के स्प्लिट होने की है। तो स्टॉक जितना स्प्लिट हुआ है या स्टॉक ने जितना बोनस दिया है उसके आधार पे यहाँ तय होता है। फिर भी अगर एक कैलकुलेशन लगाते हैं तो एक सीधा सा एग्जांपल कि आईपीओ के समय पे जिसके पास में 1 शेयर होगा
उसके पास में आज की डेट में सारे स्प्लिट्स को और बोनस को मिलाकर के कुल टोटल 16 शेयर हो गए होंगे। मतलब एक शेयर जिसने 90 रुपए का लिया होगा तो उसके पास में आज कुल 16 शेयर कोटक बैंक के होंगे। लेकिन ये इतना अधिक प्रॉफिट देने वाला नहीं बन गया है जितना ये लोग दिखाते हैं, जितना बताया जाता है कि हाँ ये तो 75,000% का रिटर्न, इतना नहीं दे सकता है, लेकिन जितना ये बता रहे 75,000% मतलब 750 गुना, ये तो नहीं है। सो ये चीजें देखने वाली होंगी। अभी भी अगर आप लोगों को या कुछ लोगों की बातें नहीं समझ में आई होंगी, नहीं क्लियर हुआ होगा, एक रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एकदम रिसेंट का आपको पता चलेगा। एक शेयर है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसको भी अगर वही टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ये कहता है कि हाँ 2 अक्टूबर 2017 को लिस्टिंग वाले दिन इसका जो प्राइस है वो कितना है, इसमें दिखा रहे हैं कि लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग जब हुई थी इसकी तो ये प्राइस था 48 रुपए का। बट वाकई क्या 48 रुपए का प्राइस था? बिल्कुल नहीं। IEX जब लिस्ट हुआ था तो इसका प्राइस तो काफी हाई था। ये हम आते हैं यहाँ पे लिस्टिंग वाले दिन, तो जो IPO आया था 9 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर के IPO की क्लोजिंग थी 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड इसका देखिए जो दिया गया था 1645 से 1650 रुपए का, 9 शेयर का लॉट था उस समय। तो ये तो कहीं से कहीं तक 45 रुपए का तो था ही नहीं, 48, 50, 100 का भी नहीं था। IPO वाले दिन तो ये तो लगभग 1650 रुपए पे ओपन हुआ होगा या उसी के आसपास हुआ होगा, कम से कम मान लीजिए कि डाउन होकर के हुआ होगा तो 1500 पे हुआ होगा। लेकिन ये तो कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा है ना कि 45 रुपए का मिला होगा। तो उसके पीछे क्या रीजन है? इसने स्प्लिट किया था। कब किया था? 2017 में लिस्टिंग के बाद 1 साल बाद 2018 में स्प्लिट हुआ था। 10 फेस वैल्यू से 1 फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर जिसके पास था उसको 10 शेयर इन्होंने दे दिए थे और फेस वैल्यू इसकी कम करके 1 रुपए कर दी गई थी। आज भी फेस वैल्यू इसकी 1 ही रुपए है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जिसने उस समय पे 1 शेयर लिया था उसका 2018 में 10 शेयर हो गए होंगे। और एक और नई बात कि इसमें बोनस भी दिया गया रिसेंट में भी, जिसके पास 1 शेयर था उसको 2 शेयर का बोनस दिया गया। सो मतलब अगर आपने IPO के समय पे IPO वाले दिन जिस दिन लिस्टिंग हुई थी 1 शेयर इसका बाय किया होता, जिसमें आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 1600 रुपए में आपने बाय किया था, तो वो 1600 रुपए का जो प्राइस था वो आपको यहाँ पे आकर के 1600 रुपए का जो आपका प्राइस था नीचे आकर के यहाँ पे 160 रुपए का हो गया होगा और इस हिसाब से स्प्लिट होने पे आपके पास में 10 शेयर आ गए होंगे। वही 160 रुपए से बढ़ करके अभी गया था 700-800 रुपए के आसपास और वहां से फिर ये स्प्लिट हो गया 1 शेयर का, 2 शेयर बोनस के साथ में 3 शेयर। तो अब इसका प्राइस जो करंट में चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये 250-300 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं तो आपको दिख सकता है कि हाँ ये भी मल्टी बैगर है और बहुत अच्छा मल्टी बैगर है। कि आप देख लीजिए जहाँ पे 48 रुपए का था आज 256 रुपए का है, लगभग 4-5 गुना दे दिया है। और 2018 से आप 17 से अब तक मतलब केवल 4 सालों में 4 गुना 5 गुना हो जाना अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो ये सही बैठ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे सिंथेसिस करने बैठते हैं, जब एक एक चीज इसकी बारीकियां देखते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या सच है। इतना सब बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो आप लोगों को बताया जाता है, अब इसमें देख करके आपको लगता है कि हाँ 49-50 रुपीज का शेयर 250 का हो गया तो ठीक है, हो सकता है और ये भी कोई गलत बात नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन इसको देखते हुए अगर आज हम किसी 48 रुपए के शेयर को ले लें, आज की डेट में जो शेयर 48 रुपए का चल रहा है उसको हम ये देखते हुए ले लें कि हाँ 48 वाला 300 का हो सकता है, इस उम्मीद में, या कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हुए हम अभी आज 5 रुपए का कोई शेयर ले लें और ये देखते हुए कि 1800 का हो जाएगा, तो ये चीज सही नहीं है। निश्चित अगर आज एवरेज प्राइस देखा जाए कोटक महिंद्रा बैंक का जिसने अलॉटमेंट के समय पे लिया होगा उसका निश्चित 5 रुपए हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है। जिसने IEX को अलॉटमेंट के दिन लिया होगा उसका एवरेज प्राइस आज 49 रुपीज पर शेयर हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन बात वहीं पे आती है घूम फिर करके कि जिस प्राइस पे हमने लिया हुआ है और जो प्राइस आज दिखा रहा है वो दोनों प्राइस सेम नहीं है। मतलब
अगर हम बात करें IEX की, तो उसको खरीदने के लिए उस समय पे हमको जो प्राइस चाहिए था वो 1600 रुपये चाहिए था, तो हम एक शेयर खरीद पाते, न कि 48 रुपये के हिसाब से उस समय हम वहाँ पे 16 शेयर खरीद पाते या 17 शेयर खरीद पाते। एवरेज देखा जाए तो वही है कि अगर 50 रुपये का आज एवरेज प्राइस लिस्टिंग वाले दिन बता रहा है, तो उसके हिसाब से आपके पास में आज की डेट में 1600 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 16 एंड डबल लगभग 32 शेयर इसमें हो सकते हैं, आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण सिंपल सा है कि ये टेक्निकल एनालिसिस है जो कि चार्ट के बेस पे दिखाती है, और चार्ट जो होते हैं वो सारे एडजस्टेड प्राइस के होते हैं। तो हमको क्या करना है, इन चीज़ों से सावधान रहना है और ऐसे चीज़ों के लालच में आकर के कोई भी छोटा शेयर नहीं खरीद के बैठना है जिसका कोई भविष्य ना हो। सो आज के लिए इतना ही होगा। ये पहला वीडियो था और पहले वीडियो के हिसाब से हमने अपना यहाँ पे अपना उद्देश्य क्लियर किया है। कुल मिलाकर के उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि जितने भी हमारे रिटेल भाई बंधु हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब किसी भी इस प्रकार के झांसे में ना आए। आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी, हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे चाहते हैं, वीडियोस की अभी स्टार्टिंग में कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि डेली कोई वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे वीकली एक वीडियो आपके लिए लाने के लिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो इसमें सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में मिलती रहेगी। जिसे भी ज्वाइन करना हो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप जाकर के चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही चैनल है प्रॉफिट प्लस के नाम से, तो उसको आप देख लीजिएगा और वहाँ पे लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा, नॉर्मली सर्च करके ना कीजिएगा, आप कहीं और भी पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही होगा फ्रेंड्स। जो भी यहाँ तक रुके हुए हैं, पूरा वीडियो देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कुछ जो कुछ जानकारी कलेक्ट की होगी, जानी होगी, उसका इस्तेमाल कीजिएगा अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग करियर में। अभी इतना ही, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। धन्यवाद।